गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को फिर मैं 12th का होम साइंस का दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। आप लोग अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैं हूँ मुकेश सर, मेरा चैनल का नाम है एम सर है, सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। मैट्रिक हो चाहे 12th हो, अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज होम साइंस का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा देर के लिए आप ये सोचिए मन में, व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो उससे क्या फायदा होगा और क्या घाटा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या फायदा और क्या घाटा, इस पर विशेष रूप से आप सोचिए। तो देखिएगा, जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसका मानसिक संतुलन हमेशा खराब रहता है। कहा जाता है कि स्वस्थ माने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ कट गया, चाहे कोई पीड़ा हो रही है, पैर का पीड़ा है, चाहे कोई और दर्द है, उसकी माता हमेशा उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन दिखाएगा, माने कि वो शांत नहीं दिखेगा। अगर उसका शरीर स्वस्थ है या उसके व्यक्तिगत स्वस्थ है तो उसका मानसिक स्थिति स्वस्थ होगा। और व्यक्ति बीमार कब पड़ता है, जब वह अस्वच्छ रहना प्रारंभ कर देता है, ये सब चीज पर ध्यान नहीं देता है। तो उसका कुछ निम्नलिखित तरीके से है, उसके बारे में समझाएंगे। आप लोग को कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता आवश्यक है और ये निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। स्वच्छ शरीर अगर हमको रखना है तो स्वच्छता स्वच्छता निम्नलिखित है। एक में है शरीर के अंगों देखिए, एक में है शरीर के अंगों की सफाई स्वच्छ पानी से करनी चाहिए। हमारे शरीर में जो भी अंग है, हाथ है, गोड़ है, मुंह है, ये सब क्या है, स्वच्छ पानी से करनी चाहिए। शरीर की मैल को अच्छे साबुन से साफ करना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहनना चाहिए। हाँ, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि भले रोज नहाता है लेकिन कपड़ावा फिर वही पहन लेता है। अरे फाटल कपड़ा है, उससे कोनो मतलब नहीं है, सी लीजिए, लेकिन कपड़े साफ पहनिए। जब भी आप नहाते हैं उसके बाद साफ कपड़े पहनिए, नहीं तो आपको नहायल और बिन नहायल दोनों एक ही कहलाएगा। तो नहाने के बाद क्या करना है, कपड़े साफ पहनना है। उसके बाद भोजन के पहले, हाँ, जब हम भोजन कर, बहुत इससे ये तो अक्सर सियान नहीं कर पाएंगे, बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे जो होता है वो कर लेता है कि भोजन से पहले हाथ धोना, भोजन के बाद भी हाथ धोना, शौच से पहले हाथ धोना। तो अगर उसके माता पिता अच्छे हैं तो उनसे धुलवाइए, ताकि अगर नहीं धुलवाइएगा तो बाद में पैसा खर्चा आप ही को करना पड़ेगा। तो वही भोजन के पहले और शौच के बाद हाथ की सफाई के साथ साथ नाखून की सफाई पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे नाखून की सफाई के बारे में कहा गया है। तो देखिए कैसे, ये जो नाखून हमारी होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ मैल जमा रहता है, कुछ ना कुछ मैल, उसमें कीटाणु होंगे और वो कीटाणु जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रामक रोग के भी खतरा होती है। उसके बाद आप अगर नहाते हैं तो बाल को भी आपको सोटना चाहिए और हर व्यक्ति को अलग अलग कंघी भी रखना चाहिए। और हर व्यक्ति को, बहुत से बच्चे होते हैं एक ही ब्रश से मुंह धो लेते हैं, 2 3 गो, ये भी गलत बात है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का यही सब है। शरीर की स्वच्छ रखने के लिए साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, कपड़े की सफाई साफ पानी एवं साबुन से करनी चाहिए। इससे व्यक्तिगत स्वस्थ होते हैं और व्यक्तिगत, जब व्यक्ति स्वच्छ होंगे तो उसके मस्तिष्क में स्वच्छ चीज ही रहेगा और वो अच्छा जीवन उसका जी पाएगा। आप लोग जरूर सुने होंगे कि जो व्यक्ति स्वच्छ माने कि साफ सुथरा रहते हैं कुछ दिन ज्यादा जीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति हमेशा साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो वो दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बालवाड़ी के 4 कार्यों का वर्णन करना है। बालवाड़ी कहिए या नर्सरी कहिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें खास करके अनाथ बच्चे रहते हैं। बालवाड़ी में खास करके अनाथ बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जो निसहाय है, उसकी माता पिता कौन है पता नहीं है,
कहीं कहीं भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चे को बालवाड़ी स्कूल में भर्ती किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह कह रहा है कि बालवाड़ी का 4 कार्यों का वर्णन करना है। तो जो बच्चा उसमें गया है वो 4 कार्य क्या क्या करेंगे, माने 4 कार्य उनसे क्या करवाएंगे वहां के शिक्षक। तो सबसे पहले है उसको अच्छे आवास की व्यवस्था करना बच्चे के। उसके बाद है अच्छे आवास, वस्त्र, अच्छा भोजन। उसके बाद क्या है, उसे इस प्रकार शिक्षित करना ताकि आगे चल के हुए देश के अच्छे नागरिक बन सके। उसे सद्भावना की भाव सिखाए। मतलब जितना भी अच्छाई का गुण है उस बच्चे में बालवाड़ी के कार्य माने कि कार्यकर्ता द्वारा, जो वहां पे शिक्षक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये काम करते हैं। बालवाड़ी के ये मुख्य रूप से कार्य है। अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, देखिए ज्वर। क्वेश्चन है कि ज्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो ज्वर को बुखार कहा जाता है, देहाती भाषा में उसे क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। तो शरीर का एक तापमान होता है हर व्यक्ति के अंदर। तो शरीर के तापमान से जितना उसकी तापमान होनी चाहिए, हाँ जितना उसकी तापमान होनी चाहिए उससे अधिक तापमान शरीर में जब होता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। या 98.4 डिग्री माने तापमान से ऊपर की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ज्वर जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तीव्र ज्वर। तीव्र ज्वर में आप लोग को हुआ होगा कभी कभी, ऐसा देखे होंगे आप लोग कि एकदम पूरा देह हाथ थरथराने लग गया और लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है और रजाई पर रजाई ओढ़ रहा है लेकिन तैयो कब आ रहा है। ऐसा ज्वर को हम तीव्र ज्वर बोलते हैं कि कुछ देर के लिए ही आता है लेकिन पूरे पावर के साथ आता है। ऐसे ज्वर को हम क्या कहते हैं, तीव्र ज्वर कहते हैं। एक ज्वर होता है दीर्घकालीन ज्वर। दीर्घकालीन ज्वर के मतलब क्या है, वो बहुत दिन तक रहता है। बहुत दिन तक रहता है मतलब ठीक हो रहा है फिर हो रहा है, मतलब ठीक है ना हो तो जल्दी। जो बुखार जो ठीक है नहीं होगा, कितना दवाई खा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, महीनों दिनों माने हफ्ता महीना भर बुखार से आदमी पीड़ित है, उस बुखार को हम दीर्घकालीन ज्वर कहते हैं। एक होता है अंतरकालीन ज्वर। अंतर एक अंतराल पर ज्वर बढ़ता रहता है और घटता रहता है। जैसे देखिएगा शाम के वक्त किसी को शाम से बुखार हो गया, फिर सुबह बुखार उतर गया, हो जाना उतर जाना, हो जाना उतर जाना। मतलब एक समय अंतराल के बाद क्या होता है, बुखार चढ़ जाता है और बुखार क्या होता है, उतर जाता है। इसी को कहते हैं अंतरकालीन ज्वर। मतलब सामान्य तापमान से हमारे शरीर का तापमान ज्यादा हो तो उस स्थिति को ज्वर कहते हैं, यानी कि बुखार कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार, तीव्र ज्वर, दीर्घकालीन ज्वर, अंतरकालीन ज्वर। मतलब तीव्र ज्वर ऐसा ज्वर जो कुछ पल के लिए आता है लेकिन काफी तेज गति से आता है, केदा पूरा स्थिति ऐसा लगेगा कि कितना रजाई पर भी रजाई ओढ़ रहे हैं लेकिन थरथरा देगा उसको। तो ये कौन ज्वर होगा, तीव्र ज्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन है टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। टीकाकरण, हाँ टीकाकरण मतलब जो शिव जो भोंकते हैं ना, शिव देहाती भाषा में उसको बोला जाता है, जो हम लोग शिव बच्चे को दिवाते हैं उसी को टीकाकरण कहते हैं। क्यों, बच्चे को काहे छोटा आयु में शिव भोंकवा देते हैं, उसको दर्द देते बच्चा कोनो कोनो लड़का सके शिव भोंक लगा चिल्ला रहा है पूरा, वो अपना भाषा में गाली बोलता रहता है शिव देने वाले को। हाँ देखिए होती क्या है कि छोट बच्चे के शरीर में वैसी एगो होता है ना प्रतिरोधक क्षमता और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम रहती है। तो उसे किसी और बीमारी का डर न हो, कोई और बीमारी उस पर अटैक न करे, उससे लड़ने के लिए उसके शरीर में वैसा विटामिन दिया जाता है। किसके माध्यम से, सुई के माध्यम से। यही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। आप कैसे टीकाकरण का परिभाषा आप लोग देख लीजिए, बताते हैं। हाँ
बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए, बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए या बचने के लिए सबसे पहले उसमें रोधक क्षमता, हाँ प्रतिरोधक क्षमता, इसका अर्थ होता है कि बाहरी कोई चीज हम पे अटैक करे तो उससे लड़ने की क्षमता दिलवाना टीकाकरण कहलाता है। और वो किसके द्वारा दिया? इंजेक्शन के द्वारा। तो रोग क्षमता का होना आवश्यक है। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति संतुलन आहार व कुछ विशेष रोगों के लिए दवाइयों व इंजेक्शनों द्वारा प्राप्त की जाती है। दवाइयों या इंजेक्शनों द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि आप तो उसको मुंह से पिला दिया, कोई दवाई गोटी खिला दिया, और नहीं बच्चा अगर खाने वाला है वैसे तो इंजेक्शन के माध्यम से, माने कि हमारे शरीर में भोजन विभिन्न प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। तरल आहार के रूप में भी पहुंचाया जा सकता है, ठोस आहार के रूप में जब वो खा रहा है तब, नहीं खा रहा है उसको बुला नहीं हो रहा है तो नस के माध्यम से भी भोजन पहुंचाया जाता है। बीमारी से लड़ने के लिए इंजेक्शन के द्वारा भी पहुंचाया जाता है। ये सब होता है। तो बीमार सिंपल भाषा में आपको अगर समझना है तो छोटे बच्चे को अन्य बीमारी से बचाने के लिए जो इंजेक्शन द्वारा उसे प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है उसी तो ही टीकाकरण कहते हैं, उसे कहीं हम टीकाकरण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है किशोर अवस्था का वर्णन करना। हाँ देखिए, मुख्य रूप से किशोर अवस्था कहाँ की अवस्था है? 12 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाता है। और इसकी विशेषता देख लीजिए क्या होता है। इस उम्र में बच्चे एकदम कुछ नहीं सोच सकता है, उसका मानसिक संतुलन अपने ऊपर नहीं रहता, उसको अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता है कोई बच्चे। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। उस समय उसका मानसिक का विकास होता रहता है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता रहता है, और इसी अवस्था में व्यक्ति गलत आदत के भी शिकार होते रहते, जैसे नशीली पदार्थ का सेवन करना प्रारंभ कर देता है और भी चीज। मतलब उस समय उस व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होती है। जिस अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल खो दे, नहीं हो, उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो ये कब से कब तक की होती है? 12 से 20 वर्ष की। अब देखिए ना, गांव समाज में जो 12 से लेके 20 वर्ष के लड़का होगा वो तो ज्यादा टेढ़े नजर आएगा, ओका कुछो कह के ना दिखाओ, अरे कहेगा कि तू हमरा कैसे कह दिया। ईगो, ईगो, हाँ जेकरा अंदर ईगो रहता है, कैसे तू हमको कह दिया, हम तुमको तो मार देंगे। ये उसका गलती नहीं रहता है, किशोर अवस्था की गलती रहता है, क्योंकि उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति के अंदर यही भावना उत्पन्न होता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। समझ गया? तो विभिन्न प्रकार के ये हो गया किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के कितने भागों में बांटा गया है? खाद्य पदार्थ जो हम लोग भोजन करते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित 7 भागों में बांटा गया है। हम लोग क्या क्या चीज खाते हैं वो देखिए। सबसे पहले प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन में दही, पनीर, मछली, अंडा, ये सभी एक भोजन का ही भाग है। क्या हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरा है हरे साग सब्जी में हरे पत्तीदार सब्जियां, गोभी हो गया, सीम हो गया, भंटा हो गया, हरे कोई भी सब्जी वो हरीदार सब्जी होता है, एक भाग ये हो गया। उसके बाद है संतरे, नींबू, टमाटर, अनानास, ये भी एक भाग में आता है। आलू, कंद, मूली, ये सब भी एक भाग में आता है। उसके बाद है घी, मक्खन, तेल, ये सब भी हम लोग खाते हैं, ये सब भी एक भाग में आता है। उसके बाद है फल तथा सूखे मेवा, फल तथा सूखे मेवा भी हम खाते हैं तो ये भी आता है। उसके बाद अनाज के दाने, धान, गेहूं, मकई, ये सभी तो होता है। तो मुख्य रूप से ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और याद क्या कीजिएगा, अब देखिए ना आप क्या क्या खाते हैं, सीधे ये जान जाइए कि 7 भागों में बांटा गया है। क्या क्या हम लोग खाते हैं तो जो भी माइंड में दौड़ाइए। अंडा, मांस, मछली खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, घी तेल भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, दाल भात चोखा जो भी हो, अनाज भी खाते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले भाग, आलू हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, उसको भी खाते हैं। मन में सोचो, लिखो, हो गया क्लियर। होम साइंस पढ़ रहे हो, मतलब होम साइंस कोई भी कुछ, देखिए परीक्षा में आप बैठिएगा ना, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा
पढ़िएगा 2 मिनट के 1 मिनट के लिए आंख बंद करके देखिएगा कि उनमें से कोनो ऐसा लाइन है जो आपके गांव घर में मिल रहा है, बस उसी को कंधा पर बंदूक रख के चला देना है। समझ गए? हाँ, न कहता है कि कंधा केकरो कंधा बंदूक लगा के, मतलब वो सेंटेंस खाली मिलना चाहिए। ये समझने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। होम साइंस हुआ चाहे जो 12th का आर्ट का सब सब्जेक्ट याद करने की चीज नहीं है, समझने की है। आगे है साफ तथा स्वच्छ जल का प्रयोग क्यों जरूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, या आप किताबी के दृष्टि से समझिए तब, और ना देहाती छोड़िए ना, जीवन में आपको हमेशा इसका प्रयोग करना है। हाँ, मर जाए बात न, मरला के बाद ना, लेकिन मरने से पहले देखिए हमारे बीमारी, जैसे कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा बीमारी जल के द्वारा ही प्रवेश करता है, जल के ही द्वारा प्रवेश करता है सबसे ज्यादा बीमारी। जल अगर खराब है तो बीमारी अंदर गया तो तुम्हें खराबी होगा। विभिन्न प्रकार से रोगों को ये जल ही। अब आपको हम बताते हैं कि जल आपके, अगर माने कि आपके घरे अगर चापाकल हला है, चापाकल छोट है, छोट नहीं कम फीट हला है, थोड़ा ही हला है, उसका पानी पीला हो रहा है। आप लोग कुछ दिन 5 साल 6 साल के बाद देखिएगा तो उसमें पीला पट्टीदार लेखा एकदम अथी बढ़ जाएगा। वो जल को व्यक्ति पिएगा तो धीरे धीरे वैसा ही व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम होता है। समझिए, जैसे हमारा कल वैसा ही था, 25 फीट था, और पीते पीते दोनों किडनी में पत्थरी, 3 साल के अंतराल पर दोनों का ऑपरेशन करा। क्या तो यहाँ पे आप स्वच्छ जल, क्योंकि ये कहा माने कि स्वच्छ जल व्यक्ति अगर नहीं पिएगा तो उसको विभिन्न प्रकार की क्या होगी, बीमारियों की सामना करना पड़ेगा। तथा इसके बारे में देख लीजिए क्या हम लिखाए हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 भाग, हाँ हाइड्रोजन के 2 भाग H2O जल का सूत्र होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 भाग, और ऑक्सीजन का 1 भाग, 1 भाग से ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर बना है। यह संगठन शुद्ध जल का होता है, परंतु साधारण जल में कुछ लवणों धूले रहते हैं, जैसे चूना, मिट्टी, खड़िया, कैल्शियम सल्फेट, ये सब जो जल होते हैं ना, इसमें ये सब क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। इसलिए सब व्यक्ति कहता है कि जल को या तो उबाल के पीने से क्या होता है, उबाल लो, ठंडा करके उसको पियो, तो उससे क्या होगा, उसमें जितना भी कीटाणु होगा वो क्या होगा, मर जाएगा। ये हमारे लिए फायदा होगा। स्वच्छ जल हमारे जीवन का मूल्य आधार है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल की ही मात्रा होती है। क्या तो आज आप लोग को होम साइंस के दूसरे वीडियो में आपको या तो क्वेश्चन समझाया है, मस्ट VVI है, आप लोग रटिए। उसके बाद जब होम साइंस का तीसरा VVI भी आएगा, मतलब 4 पार्ट में आपको होम साइंस का पूरा लघु उत्तरीय खत्म कर देंगे। अगर आपको फिर भी माने कि किसी और विषय का चाहिए लघु उत्तरीय, बोलिएगा वीडियो बनाने के लिए, तो हम बना सकते हैं। जय हिंद।